नमस्कार दोस्तों, मैं उजांग, डायरेक्टर उजांग का एस एकेडमी, और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पर। और जहां पर आज मैं एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने यूपीएससी 2020 की एग्ज़ाम में एक अपना सफलता का परचम लहराया है और इतनी बेहतरीन रैंक लाकर पूरे क्षेत्र को, पूरे परिवार को बहुत गौरवान्वित किया है। 203 रैंक। और सबसे मज़ेदार बात है कि इन्होंने लास्ट ईयर भी जो उन्होंने अटेम्प्ट क्लियर किया, आप पुलिस सेवा में सेलेक्ट हुए, आईपीएस, और अब की बार उन्होंने प्रॉपर आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपना जो सफलता है उसको सुनिश्चित की है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं, किसी शख्सियत से बात करते हैं, तो हम उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इन बातचीत का एक मकसद है, वो मकसद है मैसेज देना। मैसेज देना कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, अगर मैं सपने देखता हूँ तो तुम भी देख सकते हो, अगर मैं हासिल कर सकता हूँ तो तुम भी हासिल कर सकते हो। इन जो मैसेजेस का एक मकसद होता है कि डरो नहीं, हिम्मत करने वाला हमेशा एक ना एक दिन अपनी मंजिल पाता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ मोहम्मद आकिब जी का, और जिन्होंने इस बार 203rd रैंक निकालकर पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, इस पूरे देश और समाज को बहुत गौरवान्वित किया है। स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मेरा पूरा फैमिली उजांकियंस की बहुत ईगरली आपको सुनना चाहती है, आपकी इस संघर्ष की दास्तां को, इस सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहती है। तो जैसे हम किसी भी बात की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि वो बीज कहाँ था जिसने आज इस सक्सेस का एक पेड़ बनाया। तो कुछ अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में आप बताएं। हालांकि मैं तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं, लेकिन मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले से आता हूँ। तो हमारा जो ये ज़िला है ये उत्तर प्रदेश में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में एक जगह पे आता है, और ये लाइक आई वुड से सर कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे। और मैं उसमें भी ऐसा नहीं कि किसी टाउन एरिया से आता हूँ, मैं उसमें किसी एक गांव के एरिया से आता हूँ, जो गांव का नाम पोखर बिटवा है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 60-70 किलोमीटर्स लगभग किसी भी नॉर्मल टाउन जैसे गोरखपुर से या खैलाबाद से भी लगभग 40-45 या 60-70 किलोमीटर दूर है। तो बेसिकली सर ऐसा कहा जाए कि जो इस चीज़ की, जो इस जर्नी की शुरुआत थी, वो तो इसका बहुत अहम रोल जो था वो हमेशा माँ बाप को जाता है, हमारी फैमिली को जाता है। क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में सपने उन्होंने देखने शुरू किए, फिर मैंने अपनी कोशिशों से और लोगों की, जितने भी एरिया के लोग थे उनकी दुआओं से, सबके मतलब सपोर्ट से फाइनली ये चीज़ अचीव कर पाई। तो ये है सर कि मतलब मुझे जो लगा इस पूरे जर्नी में वो ये था कि अगर मैं उस फील्ड से आकर के, वहाँ इतने रूरल बैकग्राउंड से हो करके, इतने चैलेंजेस फेस करके, अगर मैं इन चीज़ को, इस मुकाम पे पहुँच करके अगर अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सकता हूँ, बिल्कुल, तो जितने भी बच्चे हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए किसी तरीके से इंस्पिरेशन बन सकूँ और वो लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने गोल्स को सेट करके सर। और मेरे ख्याल से हर यूथ की एक जिम्मेदारी है कि वो हमेशा किसी को इंस्पिरेशन ना बनाए, वो खुद इंस्पिरेशन बनने के लिए प्रेरित रहे। देखिए, यही होता है जब आप अपने सफ़र की यात्रा पर चलते हैं, अपने सपनों की यात्रा पर चलते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ें आप सीखते हैं। मैं तो आपके क्षेत्र का ही हूँ और आपके क्षेत्र से ही रहने वाला हूँ। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं वो कछार में आता है, मतलब पानी भर जाना वहाँ पे। जी सर। और मेन लैंड से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। बरसात के दिनों में अगर आपको हॉस्पिटल जाना हो, अगर आपको कहीं जाना हो, कैसा रहता है, आपका अनुभव रहा है? सर अभी भी सिचुएशन तो मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रूव पहले हो से गई इम्प्रूव है। हुई है, हाँ। बिल्कुल सर, बट लेकिन पहले के टाइम में याद है कि जैसे यहाँ से अगर हम खैलाबाद जाते थे तो ट्रेन का सफ़र वो ज़्यादा आसान होता था कंपेयर टू कि वहाँ से खैलाबाद स्टेशन से उतर करके वो सड़कें घर तक जाने का सर। बहुत। बिल्कुल, बट सिचुएशन सर धीमे धीमे इम्प्रूव हो रही है और आई एम वेरी होपफुल कि आगे सिचुएशन डेफिनेटली। लेकिन जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें। नहीं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तब काफ़ी बैकवर्ड था सर। तो इसका मैसेज जानते हो क्या है? अक्सर आप कहते हैं कि सर मैं बहुत पिछड़े इलाके से हूँ, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरा स्कूल बहुत दूर है। लेकिन जब आप तुल जाते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, नहीं मुझे हासिल करना ही है, तो ये सब चीज़ें आपके जो इरादे हैं ना उसके सामने बहुत छोटी पड़ जाती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो बैठे हुए हैं सर, जिन्होंने इस बार अपनी सफलता अर्जित की। अब एक दूसरी चीज़ होती है, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इन बच्चों को जो ये कहते हैं कि मेरे पास अभाव है, मुझे ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, और ख़ासतौर पे ऐसे एरिया में जहाँ पर मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ, ज़्यादातर हर समय लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा सपना नहीं। वो मतलब ऐसा इलाका है जहाँ बड़े सपने देखना भी एक ऐसा लगता है कि बहुत बोझ आपने सर के ऊपर ला दिया। आप किसी कह नहीं सकते कि मैं आईएएस के बारे में सोच रहा हूँ।
अनटिल अनलेस जब तक आप उन्हें प्रूव ना कर दो। बिल्कुल। तो ये मैं ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जहां पर आप किसी से कह दो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है, तो वो घबराहट से देखने लगते हैं कि कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी, क्या ये करने जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक जब शुरुआत होती है तो पेरेंट्स की बड़ी भूमिका है। मैंने इस रीजन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी है कि एजुकेशन को लेकर उतनी क्यूरोसिटी, उतना ईगरनेस मुझे नहीं दिखाई पड़ा, उतना उत्साह नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ ठीक है, पढ़ रहा है, हो जाएगा, गरीब का बच्चा है, कोई काम धाम पकड़ लेगा। मैं इस पे आपका मैसेज चाहता हूँ और आपका अनुभव चाहता हूँ दोनों। सर एक्सपीरियंस वाइज मैं ये कहूँगा कि जैसे जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं लगभग पिछले कुछ सालों में, वो ये हैं कि एक जो जेन्युइन कन्विक्शन होता है रिगार्डिंग एजुकेशन, वो हमारे एरिया में या और भी बैकवर्ड एरिया में वो मिसिंग होता है। उसमें चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि पेरेंट्स जनरली थोड़ा दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट कि हमको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, क्योंकि उनको लगता है कि एजुकेशन में जो आउटपुट या आउटकम मिलता है वो कुछ वक्त बाद मिलता है। अब मेरी लाइफ के लगभग 25 साल बीत चुके हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए वेट किया है। हर मोमेंट, ऑलमोस्ट हर मोमेंट उन्होंने वेट किया है कि मैं एक ये चीज़ को अचीव कर सकूं, इस फीट को अचीव कर सकूं। तो ये वेट जो था वो फ्रूटफुल रहा है, मतलब नाउ दे आर प्राउड अबाउट इट। तो उसमें क्या होता है, जो फैमिली का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शुड हैव कि एक कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं अपने बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट करूंगा, भले ही वक्त लग जाए, कुछ कितना भी वक्त लगे, लेकिन वो ज़रूर एक आउटकम लेके आएगा जो कि ना सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि उस फैमिली के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है कि पेरेंट्स शुरू से ही, मतलब रेदर देन कि जनरली क्या होता है सर कि बच्चों को वो भेज देते हैं कि मुंबई भेज देंगे या दिल्ली भेज देंगे। मतलब उसमें क्या होता है, बच्चों का एक तो चाइल्डहुड पूरा ख़त्म हो जाता है। चाइल्डहुड के साथ साथ में मतलब ये रहता है कि जो उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, एक स्किल की अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, जिससे वो एक बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, वो मौके फिर उनसे छिन जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों में बिलीव करें और उसके बाद में बिलीव करने के बाद में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे। बट लेकिन मतलब ये दुनिया ऐसी है सर कि अगर हम मतलब एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, मतलब पेरेंट्स बच्चों के साथ खड़े रहें और बच्चे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए वो एफर्ट डालते रहें, बिल्कुल, तो आगे आने वाले वक्त में दोनों एक दूसरे को सक्सेसफुल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बात कही। अगर मैं कहूँ आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो सर मैसेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैसेज पेरेंट्स के लिए। मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों में बिलीव करें। आप उन बच्चों में बिलीव करें और साथ में ये बिलीव करना सीखें कि एजुकेशन इस टाइम पे, किसी भी टाइम पे सर, कितनी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन का मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में है। हम जब एक अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं तो बेसिकली वो कहा जाता है कि व्हेन वी आर एजुकेटिंग वन चाइल्ड, हम पूरे मतलब नेशन को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो उससे ना सिर्फ हम बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसको एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड करा रहे हैं। और हर एक माँ बाप का सपना मेनली यही होता है कि हमारा जो भी बच्चा हो, बच्ची हो, वो एक अच्छी लाइफ जी सके। तो बिना एजुकेशन प्रोवाइड कराए हुए कोई और तरीका नहीं है एक अच्छी लाइफ जिलाने का। बिल्कुल। तो ये है कि एजुकेशन में आप लोग जितना कर सकते हैं, जितनी तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कराने की कोशिश कीजिए। थोड़ा वक्त लग सकता है, बट लेकिन जो आउटकम होगा वो बहुत ही खुशी वाला होगा। अब इसी बात से एक बात और निकल कर आती है, बच्चियों की पढ़ाई। इस लॉकडाउन में हमने बहुत सी बच्चियों को ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़ा, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ा, और बहुत ही रियलिस्टिक चैलेंज मैंने देखे कि उनका जो समाज उनके लिए ज़्यादा रिग्रेसिव है, ज़्यादा उनके लिए जो है वो अवरोध हैं। इसमें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो यही है कि जितना हक एक मतलब बेटे को है या किसी भी मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी को है पढ़ाई करने का, काम करने का या कुछ भी करने का, उतना ही हक एक बेटी को भी है। बिल्कुल, दोनों को उतना ही हक है। तो ये मतलब एज ए माँ बाप जिम्मेदारी होती है, एज अ ब्रदर भाई भी जिम्मेदारी होती है कि अगर मतलब मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं एक श्योर करूं कि मेरी बहनों को भी वो चीज़ मिले। बिल्कुल। अगर मेरे पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स कुछ अपने बच्चों की तरफ, बेटों की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दे शुड ऑल्सो मेक श्योर कि अपनी बेटियों की तरफ भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना पोटेंशियल लड़कों में है उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल लड़कियों में भी है। ठीक है, वो एग्जाम्पल सर हम अभी भी देख सकते हैं, इस साल के रिजल्ट्स में IAS में देख सकते हैं, टॉप 5 में लगभग 3 लड़कियां हैं। बहुत बढ़िया। मतलब हर जगह पे फील्ड में इफ़ वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी दे विल प्रूव इट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी। और जो बच्चियां अभी ऐसे माहौल में हैं जहां उनको एक कहा जा रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, वो एक पर्सनल फाइट कैसे करें? आपका मैसेज क्या है? क्योंकि आप इस लड़ाई में जीते भी, आप एक बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं, आपने एक लड़ाई लड़ी, ड्रीम देखा और अपनी पूरी जर्नी को आपने पहले दिन ही तय कर लिया था कि ये चीज़ें कैसे होनी है।
तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये है कि अभी जो मतलब सोशल कंडीशनिंग है देश की, उसके हिसाब से डेफिनेटली कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे, बट हम मतलब जो भी बच्चियां हैं, जो भी लड़कियां ऐसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं, वो बहुत छोटे छोटे गोल सेट करके उनको प्रूव कर सकती हैं। तो अब कोई भी छोटा गोल्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मोटिवेशन आएगा। अगर मान लीजिए कोई लड़की अभी क्लास 6 में पढ़ रही है, तो अगर क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म करे अपनी मेहनत के काबिलियत के दम पे, तो माँ बाप को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरी बच्ची कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो उनमें फिर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगी। फिर जो भी मतलब जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो आप, उस स्टेज ऑफ लाइफ में आप अपने छोटे छोटे गोल सेट करके प्रूव करें अपने वर्थ को। आप अपने उन वर्थ को प्रूव करोगे तो सामने से भी चीज़ें फिर आपके पास चल के आएंगी। तो मतलब एक तो माइंडसेट चेंज की बात है ही, वो पेरेंट्स की तरफ से आना चाहिए, बिल्कुल सोसाइटी की तरफ से आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम लड़कियां भी जब धीमे धीमे खुद को प्रूव करने लग जाएंगी तो ये पॉजिटिव चेंज लॉन्ग टर्म में आएगा सर। बहुत ही बढ़िया, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर और बहुत ही खूबसूरत है कि आप जहाँ भी हों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल कर आया, कि आप प्रूव करिए खुद को। देखिए दुनिया, हमेशा कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो परिणाम वालों की है, प्रयास वालों की। आप कोशिश करिए, आप बताइए कि मेरे अंदर टेम्परामेंट है, लोग मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मुझे प्रेरित हों। तो ये बहुत ही मैसेज क्लियर रहा। चलिए हम आगे अब बात करते हैं और अपनी इस बातचीत के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। ये जो ड्रीम होता है यूपीएससी का, एक बड़ा गोल्डन सा ड्रीम होता है, एक ऐसा ड्रीम जिसमें लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है। हर कोई यहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे आईएएस बनना है। एक आईएएस बनना है और आईएएस ही बनना है, इन दोनों के बीच में ही एक्चुअली सपनों का अंतर होता है। एक होता है कि नहीं सर मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। एक मुझे आईएएस ही बनना है। और चूंकि मैं आपको ये जानता रहा हूँ, आपकी पूरी जर्नी को जानता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी जो ड्रीम है मुझे आईएएस ही बनना है और आपने हमेशा से इसको तय करके रखा है। तो कुछ बताइए कि कब आपके दिमाग में ये बात आई कि आपको यूपीएससी के लिए जाना चाहिए और यही आपका अल्टीमेट ड्रीम है? तो ये जो ड्रीम था, इसके थ्रू सर मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा अंत में। ये ड्रीम एक्चुअली मुझे लगता है काफ़ी पहले से आ गया था थोड़ा सा कि, तो वो उसके पीछे एक ऐसा था कि जैसे मतलब मेरे माँ बाप किसी हमारे एरिया के एक आईएएस ऑफिसर थे, उनसे इंस्पायर हुए। अच्छा जी। तो बिल्कुल सर, तो उसमें ये लगा कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा था, जैसे मेरे अब्बू बिल्कुल ये कहा करते थे कि बेटा आप एक इंजीनियर बन जाओगे, आप कंट्रीब्यूट करोगे लोगों के लिए, बट अगर आप एकदम ग्राउंड लेवल पे चेंज लाना चाहते हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहते हो, तो ये आईएएस एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप बहुत छोटे छोटे चेंजेस लाओगे, बट लेकिन वो चेंजेस से बहुत ही मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ेंगे लोगों की लाइफ पे। बिल्कुल। तो ऑल्दो मैं लास्ट ईयर आईपीएस बना था, जो कि एक मतलब मेरी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था, जिसके लिए मैं प्राउड भी था। बिल्कुल। बट लेकिन सर ये सपना था कि मैं आईएएस बनूं, वो इसलिए था क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड रहा है हमेशा, मैंने वो चैलेंजेस को देखा था कि वहाँ हमारे एरिया के लोग कैसे हेल्थ के सेक्टर में या एजुकेशन के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में सर, इवन मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सब डेफिसिट को मैंने देखा था, उनको फील किया था। तो ये सपना और ज़्यादा मजबूत हो गया कि अगर मैं उन फील्ड में अगर मुझे काम करने का मौका मिले, जहाँ भी पूरे देश में कहीं भी मौका मिले, वो तो फिर बाद में ही पता चलेगा कहाँ मौका मिलेगा, बट जहाँ भी मौका मिले, जिस फील्ड में भी मौका मिले, तो वहाँ पे मैं यही कोशिश करूँगा कि जो चीज़ों को, जो चैलेंजेस को मैंने देखा है, उन चैलेंजेस को और वहाँ के लोगों को ना देखना पड़े। मतलब वहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जा सके कि वो लोग को जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, वो उन लोगों को वो चैलेंजेस ना फेस करना पड़े। एग्जैक्टली, लाइफ आसान हो सके। और जो मैसेज था सर वो ये था कि जैसे मैं क्लास 6-10 तक पहुँचते पहुँचते मुझे एक अपने गोल के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई थी। बिल्कुल। हमारे एरिया में या कहीं बहुत भी अभी भी बैकवर्ड एरिया में क्या होता है, हमको गोल के बारे में बहुत क्लैरिटी बहुत कम होती है। बहुत कम। मैं बच्चों से जब इंटरेक्ट करता हूँ, तो लास्ट ईयर मेरे सिलेक्शन के बाद की सर एक स्टोरी है, उसमें मैं कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे, एक बच्चे ने ये पूछा कि भैया आपको आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पहले आईएएस बनना पड़ता है। तो मतलब ये लगा कि ये सिचुएशन है कि कितनी क्लैरिटी कम है या कितनी अवेयरनेस कम है। तो मतलब अगर हम किसी भी तरीके से मेंटरिंग प्रोवाइड करा सकते हैं पीयर लर्निंग के थ्रू या कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्सेज के थ्रू, जहाँ पे हम बच्चों को पहले से ही थोड़े थोड़े मतलब इनपुट्स दे सकें कि बच्चे उन चीज़ों से सीख सकें और उनके बारे में शुरू में ही क्लैरिटी रहे कि वो बनना क्या चाहते हैं। मतलब उनके पास ऑप्शन सारे होने चाहिए। देन दे शुड हैव द चॉइस कि मैं उसमें से क्या बनना चाह रहा हूँ, वो चूज़ करें और फिर उस पर वो उस पाथ पे जाएं। जी सर, ये बहुत ही एक, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई कि जो क्लैरिटी ऑफ गोल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्लर होते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते हैं, जब आप क्लियर होते हैं तो आप अंधेरों में भी गुजर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि जब आप यूपीएससी के बारे में सोचें, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है,
तो क्लियर रहें और उस पर स्टेक रहें। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि बच्चे गोल तो बनाते हैं कि नहीं साहब मुझे आईएएस बनना है, लेकिन गोल को जब बना लेते हैं तो गोल फेविक्विक की तरह होता है, मतलब वो चिपकना भी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो चिपकना भी चाहिए। और मैंने देखा है कि लोग चिपक नहीं पाते अपने गोल से, वो बार बार ब्लर हो जाते हैं। आपकी मुझे एक कहानी बहुत अच्छी तरह याद है, एक एक्सपीरियंस, कि जब आप आईआईटी में गए तो वहाँ पर जो है वो प्लेसमेंट्स में आपको बड़े अच्छे जॉब ऑफर हुए, बट आपने डे वन से कह दिया कि मुझे यही करना है। सो मैं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस को आप इस बारे में बताएं कि वो एक्सपीरियंस क्या रहा। एक मैसेज है कि आदमी जब कोई बड़ा पाना चाहता है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यहाँ तक कि लाखों का पैकेज भी। मतलब सर जनरली यही रहता है कि कॉलेजेस में अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हैं तो जनरली अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट रहे हैं। तो उस मामले में मतलब मेरा क्लियर था कि जब मुझे आईएएस करना ही है तो मैं प्लेसमेंट के लिए भी बैठा ही नहीं, उस चीज़ के लिए मैंने आई गेव अप ऑन दैट। ताकि ग्रेजुएशन में आपको पता था कि मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, तो उस चीज़ के लिए मैंने, इसीलिए मैं अपने मतलब कॉलेज, जैसे ही कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, 4th ईयर के एंड में जब कोर्सेज सारे ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में मैंने कोशिश इसके लिए स्टार्ट कर दी थी, इस जर्नी के लिए। तो वही था कि एक गोल क्लैरिटी थी, हालांकि वक्त मुझे भी लगा। तो मैं मतलब यहाँ से ये चीज़ होती है कि कई बार हमको भले ही गोल क्लैरिटी हो, हमारा भले ही डायरेक्शन कुछ कुछ सही हो, बट क्या होता है सर कि कई बार वक्त लग सकता है, फेलियर्स हो सकते हैं, तो हमको वहाँ से घबराना नहीं होता है। और उन मोमेंट्स में जहाँ पे हमको फेलियर्स होते हैं, दोज आर द मोमेंट्स जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स का और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि दैट इज़ वेयर पीपल स्टार्ट लूजिंग होप, एंड दैट इज़ वेयर लाइक जो होप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम होप रखें तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि आपके पास कोई ऐसे लोग होने चाहिए जब आप अंधेरों में हो तो आपको वो निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर जाए हमेशा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, आपके टीचर्स हों, कोई भी आपका वो जुड़ सकता है। अब इस बातचीत को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और स्ट्रैटेजी आपकी कैसी रही यूपीएससी को लेकर? सर यहाँ पे 3-4 बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने फेलियर से सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे ये लगा कि जब मैं पहला अटेम्प्ट मैंने दिया तो 2017 में मेरा ग्रेजुएशन था, उसी साल मैंने दे दिया था। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो मेरा प्री तो क्लियर हो गया 2017 में, बट मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता था मेरे पहले अटेम्प्ट में सर कि अपने हमारे ऑप्शनल में 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू स्टूडेंट जो मतलब काफ़ी बच्चे ऐसा मैंने सुना है किया उन्होंने, जो 8 में से मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की। सही है। तो वो चीज़ होती है कि एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होती है, तो कई बार हम क्या होता है कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं बट थोड़ा सा एकदम प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती है। तो उस चीज़ में होता है कि आप अगर हम प्लान कर रहे हैं कि यूपीएससी हम ग्रेजुएशन के तुरंत बाद देंगे, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप थोड़ा पहले से प्रिपरेशन कर रहे हों, या तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत देना चाहते हैं तो मतलब 1 साल का ब्रेक लेके प्रॉपरली प्रिपेयर करके दीजिए, तैयार रहिए। सेकंड चीज़ ये है सर कि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड और क्लियर होने चाहिए। कई बार अभी मार्केट में क्योंकि इतना ज़्यादा सब कुछ आ चुका है, डिजिटाइज मीडियम होने की वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर तरफ है। तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत क्लियर रहें कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बिल्कुल। और जो भी चीज़ें पढ़नी हैं तो rather than maximizing the resources, we should always try to maximize our number of revisions। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, इंसानी दिमाग जो है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। बिल्कुल। तो वो केवल लिमिटेड चीज़ों को ही रिटेन कर पाएगा। तो हम जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, भले ही वो चीज़ें लिमिटेड हों, तो उतना ज़्यादा हमको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होगी। बिल्कुल। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि while we are studying, it is very important to develop the understanding कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन यूपीएससी। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कम से कम हज़ारों चीज़ें डेली होती हैं। तो हम जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत स्ट्रगल करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मिलते हैं अभी, वो ये बोलते हैं कि मतलब भैया 4 घंटे लग जा रहे हैं, 5 घंटे। जब मैंने शुरू किया था पहले दिन तो पूरा दिन लग जाता था, ऐसे कई बार 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे पेपर पढ़ने में। और जितनी नॉन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो वो हम सबसे पहले पिक करते थे। सही बात। मैं अभी भी जब पहले साल के नोट्स को देखता हूँ तो काफ़ी कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में या कहीं कुछ ऐसा क्राइम हुआ है, कुछ, हाँ एग्जैक्टली, पॉलिटिकल न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम रिसोर्सेज को वो करें, उसमें से हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उन्हीं को रिटेन करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी सर, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक वर्ड में आपने सब कुछ चीज़ें बता दी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया कि अर्ली बर्ड गेट द वर्म,
जो जल्दी शुरुआत करता है वो अपनी गलतियों को सुधारने का उसको वक्त भी जल्दी मिलता है। हमने कॉन्सेप्टर बैच शुरू किया विच इज़ वेरी यूनिक इन इंडिया। और जब हमने शुरू किया कि आफ्टर 12th आपका जो माइंड होता है बड़ा फ्रेश होता है। जैसे जब आप ग्रेजुएशन टाइम में रहे होंगे तो उस समय आपको एक सीखने का अलग ही टेंडेंसी होती है। उसके बाद तो फिर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और पढ़ना और सीखना, जो आज का यूपीएससी का ट्रेंड है, आप ये मानते हैं कि जो क्वेश्चन है वो बहुत एनालिटिकल हो चुके हैं, मतलब उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। आप एग्री करते हैं इस बात से? यूपीएससी मतलब हैज ऑलवेज बीन एनालिटिकल, मतलब दे ट्राई टू टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स, मतलब जो कि जितना मेरी रेंज बढ़ाता जा रहा है, वो रेंज बढ़ाता जा रहा है। हाँ सर, मतलब ये चीज़ तो है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है अपने आप में बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है। हमारी हर चीज़ को टेस्ट करता है, मतलब नॉलेज, कैरेक्टर, हर एक चीज़ को टेस्ट कर लेगा। तो उसको मतलब एग्जैक्टली सर, इट इज़ वेरी हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स कि क्या टेस्ट करता है यूपीएससी, बट इट ऑलमोस्ट टेस्ट एवरीथिंग। तो इसीलिए जितना हम अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जितना ज़्यादा पहले से क्लैरिटी रहेगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने शुरू किया वहाँ कॉन्सेप्टर बैच। हमने उसको 2 से 3 साल समय लगाया। मेरा मानना है कि यूपीएससी में स्किल और एजुकेशन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। बुक सभी के पास कॉमन है, आपने जैसे कहा कि हम इन्फॉर्मेशन एज में है, बट अगर आपका माइंड ट्रैंक्विल नहीं है, आपका माइंड उसको परसीव नहीं कर पा रहा है, उस सिग्नल को रिसीव नहीं कर पा रहा है, आपको रिवीजन मैथोलॉजीज के बारे में नहीं पता, बुक पढ़ना नहीं आता, नोट्स बनना नहीं आता, तो कई बार ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट 1 साल प्रिपरेशन करने घुसता है तो उसके पास बहुत प्रेशर होता है। पहले सिलेबस खत्म करें, प्री देखें, मेंस देखें, या पहले नोट्स बनाएं, या पहले रिवीजन करें। उसका एक तो पूरा खत्म नहीं होता, रिवीजन तो कहता है सर पहले एक बार तो खत्म हो जाए, फिर आंसर राइटिंग तो भी रही गई, एस्से तो खैर बात ही की बात है, वहाँ हम पहुँचेंगे कब। तो हमने एक बेसिक प्रिपरेशन शुरू किया कि हम यहाँ पर जो है अर्ली एज में हम शुरू करते हैं, ताकि पहले वो जो लर्निंग का एक, जिसे कहते हैं ना कि नेक्टर, या जो सीखने का सुख होता है कि मतलब चीज़ है क्या, बेसिकली मेरी कंट्री में क्या चीज़ें हो रही है। और मेरा मानना है कि यूपीएससी आज के समय में ये जानता है कि कम से कम अपनी कंट्री को समझो, अपनी कंट्री को जानो, अपनी इस कंट्री की प्रॉब्लम को समझकर इसका सॉल्यूशन देना शुरू करो। और एक बहुत बड़ा बच्चों का ग्रुप है, वो ये मानता है कि शायद ये सिलेबस को पढ़ने और ख़त्म करने का इम्तहान है। पर जहाँ तक मैं समझ पाया है कि जैसे आप जैसे बच्चे जो इतनी अच्छी रैंक लेकर आते हैं, वो ये समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। जैसे आपने कहा कि आप एक बहुत पिछड़े इलाके से हैं, और जो मुझे अभाव झेलना पड़ा वो किसी भी रीजन में जाऊँ, मुझे वो अभाव किसी और को नहीं देखने देना है, मुझे उसकी लाइफ में एक चेंज लेकर आना है, वो माइक्रो लेवल पे ही सही हो। तो जब तक आप अपनी कंट्री की प्रॉब्लम को सही तरीके से समझोगे नहीं, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को वाकई में, जैसे आपने भी 4th अटेम्प्ट तक इसके बाद भी आप गए, तो स्टूडेंट को एक टाइम सेट रखना चाहिए? बहुत हड़बड़ी में पैराशूट स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अभी आए और बोले सर 1 साल में आईएएस बना दो हमें, तो आपको क्या लगता है ये टेंडेंसी एक खतरनाक टेंडेंसी हो सकती है कि आप बहुत जल्दबाजी में अगर रहते हैं तो आउटपुट नहीं आता? खासतौर पे वीडियो देखकर आजकल आईएएस बनने का जो चलन चला हुआ है कि वो फलाने 1 साल में टॉप कर गए, या वो जो है 1 साल में निकाल दिया, आप अपने अनुभव पे क्या कहते हैं इसको? सर मेरे हिसाब से ये है कि कुछ डेफिनेटली ऐसे एक्सीलेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं, मेहनत करते हैं, और कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, बेस उनका बेस अच्छा स्ट्रांग होता है, तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, एंड दे डू इट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड विच इज़ वेरी गुड। बट बाकी इन जनरल मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल। तो मेरे पास ऐसा कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितना वक्त क्या लगता है, बट ये चीज़ है सर कि मतलब वक्त लग सकता है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस मामले में वो ये है कि पेशेंस इज़ द की। उसमें हम जितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर कोई पहले अटेम्प्ट में निकाल रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ही इज़ ब्रिलियंट। बट एट द सेम टाइम अगर कोई नहीं निकाल पा रहा है तो ही शुड बी पेशेंट इनफ कि मैं आगे आने वाले वक्त में निकालूंगा, एंड ही शुड हैव कॉन्फिडेंस विद इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि मैं वो चीज़ को कर सकता हूँ आगे आने वाले वक्त में। तो समटाइम्स ये जर्नी ऐसी है कि बहुत वक्त लेती है। मैं कुछ ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जिनको मैं जानता हूँ बहुत पर्सनली, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जिनके 6-6, 7-7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू अचीव इट। ठीक है, तो सर वो चीज़ ऐसी है कि मतलब वो एक सपना है, एक जुनून है जो वो करना चाहते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कर लेंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है बट वो ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पे वही ये पेशेंस है। कुछ लोग दे आर लकी इनफ कि वो पहले दूसरे अटेम्प्ट में कर ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी मैंने देखा है कि लक से कहीं ज़्यादा उनके पीछे एक प्रोग्रामिंग होती है। वो बहुत ही अर्ली एज में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और कम से कम जैसे आप ही हैं तो आपने ग्रेजुएशन लेवल से यूपीएससी को सोचना शुरू कर दिया, उसके बारे में अपनी एक ओरिएंटेशन तय कर दी। जो मैं एजुकेशन को देख रहा हूँ खासतौर पे जो नॉर्थ इंडिया के बड़े रीजन में, वहाँ पे बच्चे को पता ही नहीं होता ग्रेजुएशन के बाद
कि भाई आईएएस होता कैसे है, ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, और अब भी शायद जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इत्तेफाक रखते होंगे। अच्छा, अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इस अवेयरनेस काफ़ी है, और आजकल मेट्रोपॉलिटन में देख रहा हूँ, मेरे पास भी पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि मेरा बच्चा 12th क्लास में है, 11th में है, इसको हम सिविल सर्विसेज में जो ले जाना चाहते हैं, आप मुझे बताएं अभी से हम इसको कैसे गाइड करें। आप क्या मानते हैं कि हमें ग्रेजुएशन लेवल से यूपीएससी के बारे में बहुत ही सीरियसनेस के साथ सोचना शुरू कर देना चाहिए कंपटीशन को देखते हुए? सर कंपटीशन तो है इस फील्ड में डेफिनेटली। तो मतलब अगर किसी को ये है, क्लैरिटी है, पहली चीज़ तो मतलब हमको ये कोशिश होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि क्लास 11 12 तक आने तक थोड़ी सी क्लैरिटी हो जानी चाहिए लाइफ में कि मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको वो क्लैरिटी है कि मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ, तो अगर हम उस बिना विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ के मोमेंट्स जिएं, बिल्कुल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि हम इस कंपटीशन के चक्कर में इतना ज़्यादा खुद के ऊपर और बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, दैट शुड नॉट हैपन ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम जैसे लाइफ को भी हम जी सकते हैं, और एट द सेम टाइम वी कैन अचीव ऑल्सो, एंड वी कैन ड्रीम अबाउट थिंग्स, एंड वी कैन स्टार्ट ड्रीमिंग अर्ली। तो मेरा ये कहना रहेगा कि हम क्लास 11 12 तक अगर हम ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि क्या करना है, उसके बाद में हम उस रास्ते पे चलना शुरू करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि अचानक से आप गए और अचानक से बहुत प्रेशर लिया। हाँ, तो थोड़ा मुश्किल। तो वहाँ पर हम लेवल बाय लेवल की, अगर हम पहले एक बार एनसीईआरटी से एक बार हमारी मुलाकात हो जाए जी, हम ये समझ लें कि न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी हैबिट बन जाए जी, फाइनल ईयर तक आते आते हमें समझ में आ जाए कि मेरा पूरा जो स्पेक्ट्रम हो कितना है, नाउ अब स्पेशलाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, रादर देन कि आप ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आप सोचें अब हम कहाँ जाएं। तो आप दोनों में से किसे बेस्ट मानेंगे? सर जैसे मैं खुद ये कहूँगा कि मेरा प्लान था कि यूपीएससी करना है कॉलेज के टाइम से, बट मैं कोशिश करता रह गया, बट मैं फाइनल ईयर तक मैंने कभी पेपर नहीं पढ़ पाया। मैं फाइनल ईयर के बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इट वॉज वेरी टफ। तो ये रहेगा कि मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी का ऐसा मूड है करने का, बिल्कुल ऐसा सपना है कि वो करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो पहले से अगर थोड़ी बहुत आदत रहे न्यूज़पेपर पढ़ने की, बेसिक एनसीईआरटीज़ को समझने की, बेसिक इश्यूज क्या चल रहे हैं देश में, अगर वो अंडरस्टैंडिंग रहे, लाइक इट इज रेदर देन कि हम यूपीएससी का सोच करके हम एक इन्फॉर्म्ड अपने आप को लर्न हाँ कि हम सीख सकें क्या है प्रॉब्लम। हाँ सर, मैंने वो चीज़ मिस की है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब आगे आने वाले बच्चे अगर वो चीज़ करें तो वो बेहतर रहेगा।